एकदम ठीक नहीं है। जिस तरीके से बयान आ रहा है आप तो खुद देख सकते हैं, और आप तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं। ये मतलब होता है ना कि एक कितनी दरक गई है दोस्ती। देखिए, जब ठगबंधन रहेगा तो दोस्ती तो दरकना लाजमी है। और ये ठगबंधन था, हम पहले से कहते आ रहे थे कि ये जो कहते हैं कि 5 पांडवों का महागठबंधन है, ये दरअसल ठगबंधन है। जब जिसको ज़रूरत पड़ेगी ये लोग ठग लेंगे, और ठगने की कवायद तेज हो गई है। पहले नीतीश कुमार को ठगा, अब जो उनके पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के जो और नेता हैं, जो अपने आप को लांछित समझते हैं, जो वंचित समझते हैं, जो शोषित समझते हैं, उन लोगों ने अपने ही पार्टी के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। थोड़ा वक्त दीजिए, देखिए आगे आगे होता है क्या। इस तौर पे जानते हैं कि अगर आंदोलनकारियों पे अगर ये अंग्रेजों की सरकार गोली चलाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी चलवा सकते हैं। और इसके वजह से ये जानबूझकर हम लोग कह रहे हैं, और ये जानबूझ के इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, छात्र आंदोलन के दौरान सिवान की एक घटना याद होगी आपको। सिवान की वो तस्वीर जिसकी चर्चा देश भर में रही, और फिर ये सवाल कि क्या आंदोलनकारियों पर AK-47 से गोली चलाई जाएगी। सिवान से ये घटना सामने आई, तेजस्वी यादव इसको लेकर बड़े मुखर रहे, और अब चूंकि इस घटना को कई दिन हो चुके हैं और गोली चलाने वाले सिपाही पर कार्रवाई हो गई है, उनको निलंबित कर दिया गया है, और इसके साथ ही सिवान के SP ने सफाई भी दी, सफाई भी आई पुलिस की तरफ से। लेकिन तेजस्वी यादव इस पूरे मामले को छोड़ने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव इस पर अड़े हैं कि आखिरकार आदेश किसने दिया, सिर्फ सिपाही पर कार्रवाई क्यों। तो 19 अगस्त की जो तारीख है वो बड़ी तारीख है RJD के लिहाज से। तेजस्वी यादव सड़क पर उतरेंगे, राजभवन मार्च करेंगे। इस राजभवन मार्च पर हम बात करेंगे। हमारे साथ RJD के जो फायर ब्रांड नेता हैं और प्रवक्ता भी रहे हैं पार्टी के, आरजू खान साहब प्रवक्ता रहे हैं। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं कि पार्टी की इकाइयाँ भंग हो चुकी हैं। आरजू खान साहब, जो सवाल है 19 मार्च को क्या 19 अगस्त को माफ़ कीजिएगा, 19 अगस्त को क्या तस्वीर दिखने वाली है पटना की सड़कों पर। राजभवन मार्च करेंगे तेजस्वी यादव, और सवाल यह भी है कि अब तो गोली चलाने वाले सिपाही पर कार्रवाई भी हो गई, SP साहब ने सफाई भी दे दी, फिर ये आंदोलन क्यों। देखिए, गृह मंत्रालय किसके पास है जी, किसके पास है आप बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं तो वो तो मुख्यमंत्री बनने से पहले से ही सम्राट चौधरी के पास सम्राट चौधरी के पास है। तो हम सीधे तौर पे जानते हैं कि अगर आंदोलनकारियों पे अगर ये अंग्रेजों की सरकार गोली चलाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी चलवा सकते हैं। और इसके वजह से ये जानबूझकर हम लोग कह रहे हैं, और ये जानबूझ के इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है, और इस बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वही हैं। अगर आंदोलनकारियों गोली सिपाही ने चलाई तो आप गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए, मुख्यमंत्री का। मैं यही तो जानना चाहता हूं ना कि आखिर में किसके आदेश पर एक छोटा सा अदना सा सिपाही जो AK-47 लेके चलाता है, जबकि उसको तो वाटर कैनन की बौछारें करनी चाहिए थी, पैलेट्स गन चला देता, आंसू गैस छोड़ देता, आंसू गैस के गोले दाग देता। लेकिन यहाँ हम क्या देखा हमने, AK-47 उनको चलाते हुए हमने देखा। किसके आदेश पर चलाया? जाहिर सी बात है उसको कोई आला अधिकारी ने आदेश दिया है, SP से भी ऊपर लोगों ने आदेश दिया। और उनको किसने आदेश दिया? गृह मंत्रालय से किसने एडवाइजरी जारी की? सम्राट चौधरी ने एडवाइजरी जारी की कि आप आंदोलन करने वाले छात्रों के ऊपर AK-47 चलाइए। और इस देश के अंदर, ये तो बड़ी बात करें आप, ये कैसे कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी ने ये एडवाइजरी जारी की कि आप छात्रों पर AK-47 चलाइए? ये इस आदेश की जानकारी आपको कैसे? बिना गृह मंत्रालय के आदेश के कोई भी इस प्रदेश के या फिर देश के अंदर AK-47 नहीं चला सकता है, क्योंकि जिसके पास गृह मंत्रालय है यानी सम्राट चौधरी, और इस बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था उनके हाथों में है। और अगर उन्होंने AK-47 चलाने का आदेश दिया है, आंदोलनकारियों के ऊपर पत्थरबाजी नहीं करी कि आपने, पत्थरबाजी से दिल नहीं भरा आपका, उसके बाद आपने वाटर कैनन की बौछारें की, आपने डंडे चलाए, लाठियां चलाई, लेकिन अगर उससे भी दिल नहीं भरा तो आपने AK-47 चलाया। इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। लगता है कि सीधा मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश आता है एक सिपाही को कि आप AK-47 चलाओ? मैं साफ तौर पे कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं जी, और गृह मंत्रालय के ही तरफ से आदेश जाता है। गृह मंत्रालय के तरफ से आदेश SP और DM को जाता है, और SP DM उस आदेश को मानती है और अपने सिपाहियों से कहती है कि AK-47 चलाइए, और वो AK-47 चलाएं। तो ये बताइए कि बिहार तो आंदोलन की जननी है, गांधी जी भी यहाँ आकर महात्मा बने,
और यहाँ से आंदोलन किया और अंग्रेजों को भगाया। हम आंदोलन करेंगे, राजभवन मार्च करेंगे और जो नई अंग्रेज सरकार है, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो बैठे हैं, जिसको मैं सम्राट चौधरी कहता हूँ, जिनके ऊपर खुद सात लोगों की हत्या का आरोप है, उनको हम खुद खटकरे में आपकी पार्टी में भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। हमारे पार्टी में रहे हैं, तो क्या उनके पास ठीक है, एकदम रहे हैं। वो चले गए और आज इस बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री सबसे बड़ा पद होता है और अगर मुख्यमंत्री के अगर आप पद पे बैठे तो आपको उसकी गरिमा आनी चाहिए, आपको उससे सबक सीखना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आंदोलनकारियों के ऊपर AK-47 चलवा रहे हैं। आपके डंडे, आपके वाटर कैनन की बौछारें कम पड़ सकती हैं, आपके पैलेट्स गन कम हो सकते हैं। AK-47 के भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन राजभवन मार्च से 19 अगस्त को आप हमको नहीं रोक पाइएगा। प्रशांत किशोर पर थोड़ी बात कर लें। प्रशांत किशोर ने विधायक के तौर पर आज शपथ ले ली है। प्रशांत किशोर को लेकर कई तरह के सवाल भी हैं। प्रशांत किशोर तो नेताओं के बारे में खुलासा करते रहे हैं। प्रशांत किशोर के पास बहुत लोगों की, अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि हम गिरिराज सिंह की कुंडली खोलेंगे, लेकिन डस्टबिन घोटाले को लेकर जब उनसे पूछा जाता है, कहते हैं कि मीडिया में मैं सुन रहा हूँ, अभी जानकारी नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो बोलेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर जी को तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज विधानसभा की जो है सदस्यता ग्रहण कर ली है। और उसके बाद हमको मालूम है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ही एजेंट हैं जी। और साफ तौर से मैं कह लूँ तो वो दलाल हैं। और देखिए, जिस तरीके से वो इलेक्शन के अंदर आए और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने तमाम तरह का एलिगेशन लगाया, लेकिन उसके बाद वो चुप क्यों हो गए। आज अगर डस्टबिन की बात होती है तो मंगल पांडे पे चुप क्यों हो जाते हैं, और आज अगर कहीं जाते हैं वो विधानसभा के अंदर तो उनको साथ साथ जो है सम्राट चौधरी भी पहुंच जाते हैं। तो ये महज इत्तेफाक नहीं है। हमको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के आप अस्त्र और शस्त्र हैं। आपको मुबारकबाद हो, आप आए हैं, लेकिन अपने चेहरे का मुखौटा हटाइए और बांकीपुर की जितनी भी जनता है उनको आश्वस्त करिए। लेकिन आपने तो कहा था कि हम पलायन रोक देंगे, और आज पता चलता है कि आप पलायन के लिए कहते हैं कि जहाँ जहाँ मैंने काम किया, यानी कि दलाली ली, जिनके लिए दलाली लिया, पैसा लिया, उनके लिए काम किया, PR एजेंसीज चलाया, अब आप उनको फिर से पलायन की आग में झोंकना चाहते हैं और आप उनको कहते हैं कि 10,000 रुपये की आपको हम नौकरी दिलाएंगे 10,000 युवाओं को। मैं तो पहले ही से कहूँगा कि आप डेटा पढ़ लीजिए ना। बिहार JDU BJP के बीच सब कुछ ठीक है? एकदम ठीक नहीं है। जिस तरीके से बयान आ रहा है आप तो खुद देख सकते हैं, और आप तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं। ये मतलब होता है ना कि एक कितनी दरक गई है दोस्ती। देखिए, जब ठगबंधन रहेगा तो दोस्ती तो दरकना लाजमी है। और ये ठगबंधन था, हम पहले से कहते आ रहे थे कि ये जो कहते हैं कि 5 पांडवों का महागठबंधन है, ये दरअसल ठगबंधन है। जब जिसको ज़रूरत पड़ेगी ये लोग ठग लेंगे, और ठगने की कवायद तेज हो गई है। पहले नीतीश कुमार को ठगा, अब जो उनके पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के जो और नेता हैं, जो अपने आप को लांछित समझते हैं, जो वंचित समझते हैं, जो शोषित समझते हैं, उन लोगों ने अपने ही पार्टी के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। थोड़ा वक्त दीजिए, देखिए आगे होता है क्या। इस बात की बहुत चर्चा है कि भाई जिस तरह से कुछ स्कूलों के रंग भगवा होने की बात सामने आई, BJP की लीक पर जनता दल यूनाइटेड अभी भी चलने को तैयार नहीं है, इसलिए JDU असहज है। और मुख्यमंत्री के मैं इन बातों को मैं नहीं मानता हूँ। मैं इन बातों को सिरे से खारिज करूँगा, क्योंकि मैं देखिए, आप कर्पूरी की बात करने वाली, लोहिया की बात करने वाली, समाजवाद की बात करने वाले जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ही इस बिहार प्रदेश के अंदर RSS को और भारतीय जनता पार्टी को बीज खाद पानी और मिट्टी डालने का उस पैदे में काम किया, तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि उसको जो है भगवाकरण करने के दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं, कुर्सियां खाली रह जाएंगी। मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब उनको कोई भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती है। भाव नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी खुद चाह रही है कि मेरा अक्षत्र राज हो, और उसी राज की वजह से ये जो लांछित और वंचित महसूस कर रहे हैं, ये जनता दल यूनाइटेड में एक नया धड़ा बन रहा है। नंबर तो आप लोगों के पास है ही, JDU के पास 85 विधायक है, आप लोगों के पास भी है विधायक। मैं तो भविष्य वक्ता हूँ नहीं हूँ, मैं तो प्रवक्ता हूँ। आने वाले गर्भ में क्या छुपा है उस वक्त में हम लोग बातें करेंगे। गुंजाइश बची हुई है ना, खारिज नहीं करेंगे ना कि गुंजाइश नहीं। लोकतंत्र के अंदर तो हमेशा संभावनाएं बनी रहती है साहब। हम कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र में संभावनाओं को मार दिया जाए? संभावनाएं आपकी भी हो सकती है, जनता दल यूनाइटेड की भी हो सकती है। आखिरी सवाल है, स्वराज का जुड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी से भी हो सकता है। आखिरी सवाल, हमने कहा था आखिरी सवाल, लेकिन आप कह रहे हैं JDU BJP के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, और आप ठीक कर रहे हैं, वाकई सब कुछ ठीक नहीं है। कई घटनाक्रम हैं, बात लंबी हो जाएगी, हम बयानों और घटनाक्रमों का जिक्र करेंगे। तो सवाल ये है कि
अगर सब कुछ ठीक नहीं है और बहुत कुछ ठीक नहीं है, तो कितनी दूर तक और कितनी देर तक जेडीयू बीजेपी के साथ चलेगी, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जब सरकार ये बनी थी तभी मैंने एक बयान दिया था कि ये 1 साल तक अगर अपना कार्यकाल पूरा कर ले सम्राट चौधरी तो बड़ी बात होगी, और मुझे वो 6 महीने के बाद वो सही होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से नाराज़गी बढ़ी है जनता दल यूनाइटेड में, ये साफ तो समझ में आ रहा है कि ये भगवाकरण करने से नहीं, वो लोग लांछित होकर जो चुके हैं, वो लोग वंचित हो चुके हैं। और किससे वंचित हुए? वो भारतीय जनता पार्टी से लांछित और वंचित हो रहे हैं, इसकी वजह से उपेक्षित हो रहे हैं। इसकी वजह से उनको ये फिक्र है कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, तो अब करिए, जंग करिए। चलिए, तो अब जंग भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।